तो बेसिकली जो घटना चक्र आई दृष्टि ईयरली वाली बुकलेट है उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं वो जान लेते हैं। बेसिक हम लोगों ने पॉइंट्स टू रिमेंबर वन लाइनर्स को देख लिया था। नेशनल अफेयर वाले सेगमेंट को हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर वाले में हम लोगों ने इस पोर्शन को डन किया है। फिर देन इन्वायरमेंटल अफेयर को यहाँ पूरे सेगमेंट को देख लिया है, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन में समिट कन्फ्रेंसेस और ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट को। बेसिकली इसमें इस एशियान इंडिया समिट को देखेंगे, फिर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है ना। बिम्स्टेक, एशियान इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग, फिर ब्रिक्स समिट, ये सब जानेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन यू कैन इंस्टाग्राम मी ऑन ISP सिम्प्लीफाइड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द करेंट सेक्शन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेगमेंट समिट्स कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट को समझते हैं, AI सेफ्टी समिट। सबसे पहले ये जान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, AI आखिर क्या है। AI जो है वो एक एबिलिटी है किसी कंप्यूटर का या फिर एक रोबोट कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा कि आप कुछ टास्क को परफॉर्म करो, यूजुअली जो ह्यूमन करते हैं, ठीक है। देखो ह्यूमन जो भी करते हैं उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और उनकी डिस्क्रिमिनेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को ऑटोमेशन, रोबोट कंट्रोल्ड या फिर किसी कंप्यूटर के वे से करोगे तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो ऑर्डिनरी ह्यूमन परफॉर्म कर पाते हैं, वैसे तो AI, कोई भी AI वैसा अभी तक नहीं डिज़ाइन हुआ है जो उन चीज़ों को भी फुलफिल कर पाए किसी एक स्पेसिफिक टास्क को लेकर के, अगर हम सोचे तो। लेकिन फिर भी AI बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बहुत अच्छा है, बट निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं इसके। तो हाल में ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 हेल्ड हुआ। कहाँ पे हुआ ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लेटले पार्क, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। हुआ था आपको नवंबर 1-2-2023 को। बेसिक आपको समझना है। अगर हम लोग बात करें इसके की पॉइंट्स की, तो ये जो समिट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, आपको पता होगा AI की यूज़ करके कुछ डीप फेक वीडियोज़ भी बना लिए, या AI का यूज़ करके किसी भी एक एक पर्सन को कॉपी कर लो और कोई भी स्टेटमेंट दिलवा दो जो उन्होंने कहा ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, ठीक है, उनकी अगर कोई डीप फेक वीडियोज़ बना के अगर वो कह दे कि मैं आज USA को अटैक करूँगा, हालांकि डीप फेक वीडियोज़ जो होते हैं वो ईजिली ट्रेसेबल हैं, उनको पता देख के पता चल जाता है कि ये फेक वीडियोज़ हैं। लेकिन कोई तो टेक्नोलॉजी ऐसा हो सकता है जो इस थ्रेट को आगे बढ़ा दे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉपी किया आता है और जिनके लिए ये रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है वो एक एफर्ट था जिसमें जो भी चैलेंजेस थे ना, जो चैलेंजेस आएंगे AI को लेकर के, AI आई अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर भी कुछ चैलेंजेस आने वाली हैं, उसको बात करेंगे, ठीक है। तो 28 प्रोमिनेंट नेशंस मिले, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक साथ आते हैं और इंडोर्स करते हैं। कहाँ पे ये देखो, आपको ये ना वेन्यू याद होना चाहिए, ठीक है। ब्लेटले पार्क डिक्लेरेशन यहीं पे हुआ, ठीक है ना। तो जो AI सेफ्टी समिट हुआ वहाँ पे ये डिक्लेरेशन को साइन किया गया। ये जो हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन है वो बेसिक एम करता है कि किस तरीके से आप मैनेज करेंगे जो भी पोटेंशियल रिस्क होगा उसको इन केस ऑफ AI, ठीक है। चलिए देखो, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, इसको लिख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट पढ़ाओ, आप ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशन इतने मत दो, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आप कहीं और देख सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन की। और करंट अफेयर में लोग जो भी कंटेंट दिया रहेगा उसी को पढ़ा पाएंगे। इन्फॉर्मेशन स्टैटिक ही दे सकता हूँ, इसमें और एडिशनल करंट अफेयर में नहीं डालूंगा, ठीक है। ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन की बात कर लें। जो ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन है वो आपको वर्ल्ड्स बेसिकली यही एक एग्रीमेंट है कि वो एड्रेस करेगा जो भी रिस्क एसोसिएटेड है फ्रंटियर AI के सामने, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी बात करें किस तरीके से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्न किया आता है, तो इंडिया में नीति आयोग कुछ गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स को इश्यू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इश्यूज पे, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI एंड द रेस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल रिपोर्ट। ये दोनों याद रखना इन कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपसे मैं पूछता हूं नीति आयोग कब बनाया गया, नीति आयोग के हेड कौन है वे, ठीक है। हेड कहने का मतलब नीति आयोग के जो भी मेंबर्स हैं, अगर आप नाम लिख सको तो लिख देना, ठीक है। तो बेसिक जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल रिपोर्ट है,
वो एम्फेसाइज करती है सोशियो एंड इकोनॉमिक इनकल्सन को इंक्लूड करना है सोशली इकोनॉमिकली इनोवेशंस के साथ, लेकिन 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 आपको उस चीज़ पर ट्रस्ट वॉर्दीनेस भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आज यूज़ कर रहे हो, कल वो आपको धोखा दे रहा है, आपके सिग्नेचर को हूबहू कॉपी कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे इंडिया का था। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया, वो बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, उसकी अलग अलग बात है, वो अपनी सेफ्टी की बात अलग से करते हैं। एआई की बात करें तो एआई रिलेटेड रिस्क को समझा गया, जाना गया कि हाँ ठीक है ये पॉसिबल है। तो ये डिक्लेरेशन आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपको एग्जाम में आने वाला है, ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, लेकिन कुछ भी चलेगा। अब बेसिक यही बात हुई कि हम लोग आपस में कोलैबोरेट करेंगे, कुछ डाइवर्स स्टैक होल्डर्स को लाएंगे, जैसे कि जो वैसी कंपनियां, कुछ सिविल सोसाइटीज़ और कुछ एकेडमियाँ। ठीक है, वैसे भी अगर आप एआई को देखते हो, डेवलप किया गया, मान लो गूगल बार्ड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जीपीटी की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी पूछी है। तो जैसे कुछ कंपनियां हो गई जो एआई के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करती हैं। ठीक है, कुछ एकेडमिक के लोग होते हैं, आई एम सॉरी, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिक यही करेंगे, वो उस पर एनालिसिस करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरचेंजेबली आप इधर उधर करते हो, सफल करते हो, ठीक है, कॉपी करते हो, तो उन चीज़ों की भी बात होगी। इसके साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ, जैसे कि एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा रेकरिंग एआई सेफ्टी समिट में, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ऑनगोइंग डायलॉग में, और कोलैबोरेशन की बात होगी। स्पेशली इस पर फोकस किया जाएगा कि हम लोग फ्रंटियर एआई सेफ्टी पे किस तरीके से बात करेंगे। जो अपकमिंग समिट है वो शेड्यूल किया गया किसके द्वारा, तो ये शेड्यूल टू बी होस्टेड बाय फ्रांस। नेक्स्ट ईयर में इसको शेड्यूल किया जाएगा, मतलब होस्ट किया जाएगा। फ्रांस करेगा साउथ कोरिया के साथ मिलकर। ठीक है, साउथ कोरिया को होस्ट करेगा वर्चुअल एआई समिट को नेक्स्ट 6 मंथ, आगे आने वाले 6 महीने में। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है इस समिट में। इंडिया का भी अपना कुछ स्टांस है। इंडिया ने यही बताया है कि वो एआई रेगुलेशंस को कंसिडर करेंगे। बेसिकली यही बात है कि कुछ रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट किया जाएगा ग्राउंड पे, रिस्क बेस्ड असेसमेंट होगा और यूज़र हार्म अप्रोच को वो डील करेंगे। ठीक है ना, इंडिया ने एडवोकेट किया है कि ऐसे ग्लोबल फ्रेमवर्क जो फैसिलिटेट करे एथिकल एक्सपेंशन ऑफ एआई टूल्स, इसको वो मानेंगे, और साथ साथ में उनका कमिटमेंट भी रहेगा कि रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप एक और सुनते होंगे, एआई हो गया, एक मशीन लर्निंग सुनते होंगे। अगर एआई को हम लोग अगर हिस्टोरिकली जाने ना, तो एआई जो है वो पहली बार उसका इस वर्ड को कॉइन किया गया था 1950s में। बेसिकली इसका मतलब था कि सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन, किसी भी मशीन के द्वारा सिमुलेट करेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस को। 3 तरीके का चीज हो गया, एक तो एआई होता है, एक एमएल होता है, एक डीएल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी की। ठीक है, समझते हैं। आई होप कि मैंने आपको बता दिया होगा एआई के बारे में, लेकिन एक चीज़ छूट गया है, मशीन लर्निंग के बारे में समझ लेते हैं। एमएल क्या होता है। मशीन लर्निंग जो है ना, एक सबसेट है एआई का, जिसमें आप इन्वॉल्व करते हो बहुत सारे एल्गोरिदम्स को, उसके साथ साथ आप कंप्यूटर को अलाउ करते हो कि वो लर्न करे, डाटाज के साथ जो भी प्रोग्राम हुई है उसमें डाटाज को रीड करे। मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम होती है वो डाटा को एनालाइज करेगी, पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगी और प्रेडिक्शंस करेगी बेस्ड ऑन दैट पैटर्न्स, और उसके बाद जो भी वो मिलेगा वो एज ए आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात ध्यान होना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी की। इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी की बात करें तो उससे पहले बात करेंगे इथियोपिया की। इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि लोकेटेड है आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीड आपको पता होगा, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड डिजोबिटी। ठीक है ना, या जोबिटी पढ़िए। तो ये जो कंट्रीज़ हैं उसमें से ही उसका ही एक पार्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये फॉल करता है। साथ साथ ही ऑफिशियली इसको कहा जाता है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया। जो कैपिटल है इथियोपिया की वो है आपको एडिस अबाबा। ठीक है, इथियोपिया जो है वो लोकेटेड है आपको सूडान से साउथ ईस्ट में, इरिट्रिया से साउथ में, जिबूटी से एंड सोमालिया से वेस्ट में, केनिया से नॉर्थ में, साउथ सूडान से ईस्ट में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सामने मेरे मैप रखी है उससे। ठीक है, इथियोपिया जो है
वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, और ये मैनेज किया कि वो किस तरीके से अनकॉलोनाइज्ड रहे यूरोपियन पावर से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट पीक की इथियोपिया में, तो ये रास डेजन है और इसको दाशन भी पढ़ते हैं। जो लार्जेस्ट लेक है इथियोपिया की वो लेक टाना है, और ये सोर्स है आपको ब्लू नाइल रिवर की। कमेंट सेक्शन में बताना ब्लू नाइल रिवर कहाँ से निकलती है, व्हाइट नाइल रिवर कहाँ से निकलती है, दोनों कहाँ पे मिलके नाइल रिवर बनाती है। ठीक है, आपके लिए है क्वेश्चंस, आप सर्च करो, आप जानो। क्लियर है? चलिए, तो नवंबर 6-7 को 2023 को 6वां सेशन हुआ इंडिया इथियोपिया का जॉइंट ट्रेड कमेटी का, जेटीसी का, जो कि कंडक्ट किया गया आपको आदिस अबाबा में, इथियोपिया में। जो ऑब्जेक्टिव था इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो एक साथ लेके आए ऑफिशियल्स को दोनों कंट्री की, और किस टाई पे बात हो, तो ये वो जो टाई जिस पे बात होगी वो सिंपल सा इकोनॉमिक टाई होगा, मतलब इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए इसको किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें कुछ की पॉइंट में, ये जो जेटीसी हुआ जॉइंट ट्रेड कमेटी जो बनी जिसमें वो मीट किए, उसमें बेसिक हुआ क्या, इंडिया ने एक्सटेंड किया है एक इन्विटेशन इथियोपिया को कि हम लोग मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाएंगे किस तरीके से इथियोपिया का जो यूपीआई, जिस तरह हम लोग यूपीआई यूज करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरीके से इट स्विच है, ठीक है ना, इट स्विच है, उस दोनों को यूनिफाई करेंगे। इट स्विच सर्व करता है पेमेंट प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इथियोपिया में। मैंने यूपीआई को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन यूपीआई है। ठीक है, चलिए, की सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किया गया म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ साथ में ही हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग की बात की गई। ठीक है, इसी के साथ साथ दोनों नेशन ने ये एसेस किया कि जो उनके बीच की प्रोग्रेस है ऑनगोइंग डिस्कशंस के थ्रू उसको और स्ट्रांग किया जाएगा। कुछ एमओयूज साइन किए गए किस एरिया में, एरिया ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ, मतलब हम लोग जो चीज़ें भी एक्सचेंज करेंगे उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होगा, क्वालिटी होगी, इस चीज़ों की एश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, साथ में ही हमारा ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि हम लोग किस तरीके से इस एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे इन फ्यूचर। अब हम लोग समझते हैं इंडिया इथियोपिया जेटीसी आखिर है क्या। इंडिया इथियोपिया जेटीसी एक बायलैटरल फोरम है जो कि मिलती है पीरियडिकली, कि फिर मिलने के बाद रिव्यू करती है किस तरीके से हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन को और बढ़ाया जाए। ठीक है, जो जेटीसी है वो को चेयर्ड किया गया था सीनियर ऑफिशियल मेंबर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया के और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड रीजनल इंटीग्रेशन इथियोपिया के। दो जेटीसी है वो डिस्कस करेगी वेरियस इश्यूज पे एंड अपॉर्चुनिटी पे रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन एंड पॉलिसी मार्केट मैटर्स। ठीक है, देखो इसमें जो भी फैक्ट्स होगा वो मैं बताऊंगा, एडिशनल जो होगा वो भी बताऊंगा, तो आप परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, और आपको लगे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो यू कैन स्विच फ्रॉम हियर टू एनीवेयर। ठीक है, अगर इंडिया इथियोपिया ट्रेड रिलेशन की बात कर ले तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है लॉन्ग टर्म कंसेशनल क्रेडिट का इथियोपिया में। ये एक्सटेंड करता है लगभग $1 बिलियन क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, शुगर इंडस्ट्री एंड रेलवेज में। ठीक है, $1 बिलियन। ठीक है, जो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और इथियोपिया के बीच में वो आपको लगभग 642.59 मिलियन है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 22-23। ठीक है, इथियोपिया की इकोनॉमी लैंडस्केप की बात करें तो कुछ आपको लगभग 6.4% ऑफ फिस्कल ईयर है 2021-22 के ड्यूरेशन में। इंडिया होल्ड करता है पोजीशन को सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इथियोपिया, ये मैटर करता है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इथियोपिया, इंडिया ये पोजीशन को होल्ड करता है। अब बात करते हैं 20वें एशियान इंडिया समिट में और 18th ईस्ट एशिया समिट के बारे में। तो 20वें एशियान समिट को समझेंगे और 18वें ईस्ट एशिया समिट को समझेंगे। एशियान समिट समझने से पहले एशियान के बारे में समझ लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश किया गया था। किस लिए किया गया था कि वो प्रमोट करेगा पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को, जो भी लोकल टेंशंस बढ़ रहे हैं एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में, मतलब कॉलोनाइजेशन के बाद में जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी टेंशंस हैं अमॉन्ग द एशिया पैसिफिक स्टेट्स, वहाँ पे यह पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा। जो मोटो है एशियान का वो समझ लीजिए, वो जरूरी है, पता होना चाहिए आपको।
वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एशियान डे की बात कर लेते हैं। तो एशियान डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को। एशियान की सेक्रेटेरिएट की बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया जाकर्ता में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक चीज़ और जान लेते हैं। एशियान के मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली जो एशियान की कम्युनिटी है वो आपको 3 पिलर्स पे बेस्ड है। एशियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कमिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। मतलब पॉलिटिकल एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, एक तो पॉलिटिकल हो जाएगा, एक इकोनॉमिकल हो जाएगा, एक सोशल हो जाएगा। इस पे ही मेन थीम फ्रेम्ड है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें तो एशियान इंडिया समिट 2000 के बारे में, 2023 के बारे में, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया 20th एशियन इंडियन समिट, 18वां ईस्ट एशिया समिट। ठीक है ना, कहाँ पे किया ये ध्यान आपको रखना चाहिए। ये था आपको जाकर्ता इंडोनेशिया में। कब किया? 7 सितंबर 2023 को। और इसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो थी इंडोनेशिया की। ये आपको याद रखना है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ईस्ट एशिया समिट की बात कर लेते हैं। यह एक रीजनल फोरम है एशिया पैसिफिक रीजन का, जो कि स्टार्ट हुआ 2005 में। ईस्ट एशिया समिट एक रीजनल फोरम है एशिया पैसिफिक रीजन का, और जो स्टार्ट हुआ था 2005 में। करेंटली अगर हम लोग बात करें तो एशियान में, एशियान के नेशन के साथ साथ, एशियान नेशन मैंने ऑलरेडी बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इनके साथ साथ ईस्ट एशिया समिट में कुछ मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यह डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और साथ साथ में ही अगर ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो इसकी जो मीटिंग होती है वो एनुअली हेल्ड किया जाता है। ठीक है, अब इंडिया के कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं। 20वां एशियान इंडिया समिट जो हुआ, ठीक है ना, पीएम ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया 12 पॉइंट प्रपोजल, जो कि स्ट्रेंथन करेगा इंडिया एशियन कोऑपरेशन को। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आखिर वो जो 12 पॉइंट प्रपोजल था वो किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को स्टेब्लिश किया जाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई जाएगी जो कि लिंक करेगा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप को। आप समझ सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करेगा, फिर इंडिया आएगा, फिर इंडिया के साथ साथ यूरोप में लिंक करेगा। आप समझ लो, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप को। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को शेयर करने की बात की है एशियन पार्टनर्स के साथ। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंडिया ने इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे मिसाइल अगर इनको लॉन्च करना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ के लिए वो हाँ कहा है। मतलब उन्होंने खुद से ऑफर किया है कि हम आपकी मदद करेंगे यूजिंग इसरो। ठीक है, इसरो की इन्वॉल्वमेंट होगी और हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने कर ली कि एशियन पार्टनर्स की मदद की जाएगी। साथ में ही एशियन इंडिया फंड दिया जाएगा फॉर डिजिटल फ्यूचर फोकस, जो कि फोकस करेगा कोऑपरेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी पे। ठीक है, अब इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, जो बुक में लिखा है वही बताया जाएगा। अब चलिए कुछ और समझ लेते हैं। कुछ चीज़ों को रिन्यू किया गया है जो कि सपोर्ट करेगी इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एशियान को, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है और इकोनॉमी के साथ साथ इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ईस्ट एशिया का, एशियान का, जिसको देखो एशियान का हो गया एक, और ईस्ट एशिया जिसको ईरा कहते हैं, ERIA। ठीक है ना, इसी के साथ साथ जो इंगेजमेंट होंगे इंडिया और इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एशियन मेंबर्स के साथ, उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ग्लोबल साउथ जो भी मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जिसमें इशूज़ फेस कर रही है उस पर भी बात होगी। साथ साथ में ही एशियन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है कि वो ज्वाइन करें ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि स्टैब्लिश किया गया था WHO के द्वारा इंडिया में, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, चलिए एक आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में हाउ मेनी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आर देयर इन इंडिया। ठीक है, चलिए, और फिर बात हुई है वर्किंग, एक साथ करेंगे काम किस पे, तो मिशन लाइफ पे। अब आपको समझ में आना चाहिए मिशन लाइफ होता क्या है। मिशन लाइफ स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये कैंपेन है जो कि इनिशिएट किया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इंडिया में। ठीक है,
इसी के साथ साथ इंडिया ने ऑफर किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र, ठीक है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। साथ में ही फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को के लिए साथ देंगे, कलेक्टिव फाइट होगा, टेरर फिनांसिंग को देखेंगे, रोकेंगे, साइबर डिसइंफॉर्मेशन को ब्लॉक करेंगे। साथ साथ में ही इंडिया इनवाइट करता है एशियन कंट्री को कि आप आओ, ज्वाइन करो, कोलिट करो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि डिजास्टर्स के लिए रेजिलियंट हैं। साथ में ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। और साथ साथ में इंडिया ने ये भी अनाउंस किया कि वो इन्हांस करेंगे कोऑपरेशन ऑन मैरिटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम लोग बात कर ले एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, तो आप सबसे पहले मुझे बता देना कि NHRC जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो कौन सी बॉडी, किस टाइप की बॉडी है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सितंबर 20, 2023 को इनॉग्रेट किया एनुअल जनरल मीटिंग एंड बाइनियल कॉन्फ्रेंस ऑन द एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट इन दिल्ली। तो दिल्ली में किया गया, किनके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगर आप इस करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में A to Z चीज़ें उनकी बताई हैं, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। अगर बात करें तो एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो इसको फाउंड किया गया 1996 में। NHRC अगर आप याद होगा तो 1993 में। यह यूनाइट करता है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है। यह बेसिकली यह एक साथ लाता है एशिया पैसिफिक रीजन्स के जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको। बेसिक इसका एम क्या है? एम इसका यही है कि यह एड्रेस करेगा सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट चैलेंजेस को इस रीजन में, ठीक है। जो एशिया पैसिफिक फोरम है ऑन ह्यूमन राइट्स, उसके टोटल 17 फुल मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट कमीशन है विद द फुल मेंबर इज करेंटली सस्पेंडेड। आपको पता होगा अफगानिस्तान में एक तो इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके साथ साथ पूरी मेंबर्स को अभी सस्पेंड कर रखे हैं लोग। तो टोटल 17 है एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट में, और उसमें 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडियाज़ की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर लें, वो परमानेंट मेंबर है सिंस 1996 से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं NHRC के बारे में। वैसे तो मैंने आपसे पूछा था, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में समझ लेते हैं। स्टैब्लिश किया गया अक्टूबर 12, 1993 को अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और बाद में इसको अमेंड किया गया 2006 में, ठीक है। स्टेटस का है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो मैं पूछ रहा था आपसे। जुरिसडिक्शन इसका पैन इंडिया में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कॉम्पोजिशंस की बात कर ले तो मल्टी मेंबर बॉडी है, जो कंसिस्ट करती है, एक चेयरपर्सन होंगे, 5 फुल टाइम मेंबर होंगे और 7 डीम्ड मेंबर होंगे, ठीक है ना। अ चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 7 डीम्ड मेंबर। चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं, कोई भी एक ऐसे पर्सन जो कि CJI होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, वो बन सकते हैं चेयरमैन। अभी की बात कर लें तो करंट चेयरपर्सन है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया कि 5 फुल टाइम मेंबर होंगे, ठीक है। ये जो 5 फुल टाइम्स मेंबर होंगे, उसकी कॉम्पोजिशन की बात कर लें अगर, तो आपको पता होगा कि एक सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, 3 पर्सन्स जिसमें एक तो कंपल्सरली वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा आपको ह्यूमन राइट के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 20वें एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टरियल मीट के बारे में। अगर बात करें 20वें एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग की, तो 21 अगस्त 2023 को 20वां एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर मीट हुआ आपको सेमरंग इंडोनेशिया में, ठीक है ना। क्यू पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो मेन एजेंडा था इसका, वो बेसिकली एशियन इंडिया ट्रेड जो गुड्स एग्रीमेंट है, इसको AITIGA कहते हैं, उसको रिव्यू करना था, ठीक है ना, जो कि साइन हुआ था 2009 में। जो इनिशिएशन है AITIGA, जिसको कहते हैं एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, वो रिव्यू करता है किस तरीके से जो भी इंडिया का बिजनेस एंड प्रोमिसेस है ना, उसको FTA के एम्बिट में, ठीक है ना, याद रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एम्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कंड्यूसिव बनाए, और साथ साथ में ये मेंबर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और इंडिया के लिए भी हो। चलिए अब बात करते हैं 15th ब्रिक्स समिट के बारे में। जो पहले ब्रिक्स समिट को जानने से पहले ब्रिक्स को समझना जरूरी है। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा बता रखा है इसके बारे में, फिर भी थोड़ा सुन लेते हैं। ब्रिक्स जो है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की एक ग्रुप है, नेमली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है।
ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और एक्स्ट्रा 6 मेंबर्स को ऐड किया गया था जिसमें अर्जेंटीना ने उसको स्वीकार नहीं किया है, ठीक है ना। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जीमो नेल जो थे, उन्होंने टर्म ब्रिक को डिस्क्राइब किया था 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज को लेकर के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में ये ग्रुप फॉर्मलाइज हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर इन 2006। साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया कि आप ब्रिक्स को ज्वाइन कीजिए दिसंबर 2010 में, ये ध्यान रखना, दिसंबर 2010 में। इसके बाद ये जो ब्रिक्स एक्रोनिम है उसको अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। अगर हम लोग बीजेपी बोल रहा हूँ, ब्रिक्स के शेयर की बात करें तो लगभग 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है, चेयरमैनशिप की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो चेयरमैनशिप की फोरम है वो रोटेट करती है एनुअली मेंबर्स के बीच में इन अकॉर्डिंग टू द लेटर BRICS, जैसे पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, इस तरीके से रोटेट होता है। इंडिया होस्ट किया था ब्रिक्स 2021 को, ये याद होना चाहिए आपको। अगर हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स की बात कर ले ब्रिक्स की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और सबसे पहले मुझे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, 6वां ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राज़ील में 2014 में, तो लीडर्स ने मिलकर साइन किया था NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो बहुत सारे लगभग 70 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन्होंने अभी तक चला रखा है। अगर हम लोग 15वें ब्रिक्स समिट की बात कर लेते हैं, तो 15वां ब्रिक्स समिट जो था वो होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा जोहान्सबर्ग में 22-24 में अगस्त 2023 में, ठीक है ना, अगस्त 22-24 2023 में। इसकी जो थीम क्या थी, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स जो है वो 15वां समिट को मार्क किया और अपने 5 मेंबर्स को, मतलब 5 मेंबर से 11 मेंबर को ऐड किया, जिससे इसमें इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE, इथियोपिया और अर्जेंटीना, ठीक है ना। लेकिन बाद में रिसेंट न्यूज़ में अर्जेंटीना ने अपने आप को बाहर निकाल लिया इससे, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो ब्रिक्स जब ये, वैसे तो कह रहे हैं 11 लेकिन ये 10 ही हैं, तो ब्रिक्स अब हो गया है ब्रिक्स प्लस, तो यह ध्यान रखिएगा ब्रिक्स प्लस के नोटेशन से इसको जाना जाता है। इंडियन PM नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया कि वो ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम की बात करेंगे, जो कि फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च में बात करेगा, ठीक है ना, ब्रिक्स मेंबर के साथ। इंडिया ने ब्रिक्स को और भी बोला कि कोलैबोरेट करेंगे अंडर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आपको पता होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात कर रहे हैं। बिग कैट अलायंस की बात करें तो ये एक मेगा ग्लोबल अलायंस है जो कि वर्क करेगा प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स, चीता, जैगुआर, पूमा पढ़िए, स्नो लेपर्ड, लायन एंड टाइगर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका में 26-27 जुलाई 2023 को। इस फोरम के बारे में जान लेते हैं। इसको हेल्ड किया गया था इनकोशी अल्बर्ट लुथ्यूली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो डरबन साउथ अफ्रीका में है। थीम था इसका एडवांसिंग अर्बन रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब बात करते हैं 13वें ईस्ट एशिया समिट के बारे में। जब 13वें ईस्ट एशिया समिट की बात होती है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, डॉक्टर S जयशंकर जी हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो विजिट करते हैं जाकर्ता, इंडोनेशिया फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अंडर द एशियन फ्रेमवर्क फॉर द फॉर्मेशन, एशिया फ्रेमवर्क इन द फॉर्मेट एशियन इंडिया, ईस्ट एशिया और एशियन रीजनल फोरम, ये तीनों के फॉर्मेट में। ईस्ट एशिया समिट की बात कर लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुआ है EAS फॉरेन मीटिंग, तो बेसिकली ये हेल्ड किया गया था जाकर्ता, इंडोनेशिया में 14 जुलाई 2023 को। एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट हेल्ड हुआ था इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। एशियन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो फिर से नहीं बताऊंगा। जो बैकग्राउंड था, ईस्ट एशिया समिट जो EAS है उसको इस्टेब्लिश किया गया 2005 में। यह एक एशियन लेड इनिशिएटिव है। जो EAS है वो उसमें 18 मेंबर हैं। 10 तो एशियान के हो गए और 8 जो हो गए डायलॉग पार्टनर्स हो गए। जो डायलॉग पार्टनर्स है वो कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड USA। जो EAS है, ईस्ट एशिया समिट मीटिंग है, वो यूजुअली आपको एशियन लीडरशिप के साथ साथ में ही होता है, लेकिन ये 4th क्वार्टर ऑफ ईच ईयर होता है, हर साल चौथे क्वार्टर में ही होता है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर के तौर पर रहा है EAS के सिंस 2005 और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इस मीटिंग में थ्रू आउट, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं 23वें SCO मीटिंग के बारे में। SCO को जानते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 23वें SCO समिट के बारे में। SCO समिट को पढ़ने से पहले हम लोग SCO के बारे में जान लेते हैं। SCO में 8 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है ना। अब टोटल 9 मेंबर्स हैं। ईरान भी ज्वाइन कर चुका है आपको SCO को, ये आपको जानना चाहिए। 23वें SCO समिट में ही ज्वाइन किया है, ठीक है ना। इंडिया ने चेयर किया है SCO
को वर्चुअल समिट था, ठीक है ना। एससीओ के बारे में जान लेते हैं। तो एससीओ समिट के बारे में जानते हैं। हेल्ड किया गया 4 जुलाई 2023 को। चेयर किया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थीम आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो थीम है ना टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ, ये मोदी जी के द्वारा ही कॉइन किया गया था इसको, ठीक है ना, 2018 में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। की आउटकम्स क्या है, तो अगर हम लोग की आउटकम्स को समझे उससे पहले समझते हैं कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ तेहरान भी इसको फॉलो करने वाले हैं। डायलॉग पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। जो करंट इंसिपिएंट डायलॉग पार्टनर्स हैं उसमें अजरबैजान, अर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वैसे देखा जाए तो एससीओ के मेंबर्स के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे इंडिया एंड चाइना बॉर्डर इशू है, इंडिया एंड पाकिस्तान टेररिज्म इशू है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में भी बॉर्डर इशू है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ बात कर ले तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने फुल टाइम मेंबरशिप को लिया था एससीओ में। अस्थाना समिट हुआ 2017 में, उसमें साथ साथ में ही रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है ग्रुप की। फर्स्ट टाइम 2023 में लिया इंडिया ने। जो एससीओ ग्रुपिंग है उसमें चाइना, इंडिया, ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बस अगर जो तान होते हैं ना उसमें आपको तुर्कमेनिस्तान हटा देना, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ। मेंबर नेशन ने साइन किया एक डिक्लेरेशन। किस चीज़ के लिए था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन? बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, टेररिज्म को काउंटर करना है, सेपरेटिस्ट पे बात करनी है, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रिवेंट करना है, और साथ साथ में ही जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है रिलीजियस इंटॉलरेंस उसको कम करना है। नेशनलिज्म पे फोकस करेगा, डिस्क्रिमिनेशन, जेनोफोबिया पे, फैसिज्म पे और स्टूवेइज्म पे, ठीक है ना, मतलब फॉल्स नेशनलिज्म पे। फिर बात करते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया। लीडर्स ने अडॉप्ट किया 2 थीमेटिक जॉइंट स्टेटमेंट को, जो कि काउंटर करेगा रेडिकलाइजेशन, जो लीड करता है सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को, और बहुत सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेगा। जो नए पिलर्स हैं कॉर्पोरेशन के, उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टार्टअप एंड इनोवेशन की बात की जाएगी। स्टार्टअप एंड इनोवेशन की बात करने के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की जाएगी, यूथ इंपावरमेंट की बात होगी, डिजिटल इंक्लूजन की बात होगी, फिर बुद्धिस्ट हेरिटेज को शेयर करने की बात होगी, ठीक है ना। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है ये 5 न्यू पिलर, और जो कि फोकस एरिया है कोऑपरेशन विद इन एससीओ के, ठीक है ना। तो ये पांचों जो इंट्रोड्यूस किया गया है नए पिलर्स को, वो इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। जो 23वां शेड्यूल था, समिट था, उसमें जो 23वां समिट था उसमें ईरान ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है एससीओ को एज ए 9th मेंबर कंट्री, ठीक है। इंडिया ने, मैंने आपको बता दिया है कि वो एससीओ की पार्टनरशिप को, चेयरमैनशिप को सितंबर 2022 को 1 साल के लिए लिया था, और इंडिया फुल टाइम मेंबर बना है 2017 में अस्थाना समिट में। सिक्योर थीम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो थीम है इंडिया का चेयरमैनशिप का एससीओ, सिक्योर थीम, सिक्योर एससीओ, इसको डिराइव किया गया है, एक्रोनाइम कॉइन किया गया था इंडियन पीएम के द्वारा 2018 एससीओ क्विंगाडो सुमिट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। सिक्योर एससीओ की बात कर लेते हैं। सिक्योर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन द रीजन, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। अब जो नए फेज की प्रेसिडेंसी होगी, जो नए फेज आने वाली प्रेसिडेंसी होगी, वो आपको रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान को होगी, ठीक है ना, उनको दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी एससीओ काउंसिल की, वो आपको 2024 में हेल्ड की जाएगी रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान में। क्लियर है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। देखो, एक एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। यह एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो मेंबर्स हैं वो आपको बेसिकली लिथोरल एंड एडजेसेंट एरिया बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कंटिजियस रीजनल यूनिटी की बात होती है बिम्स्टेक में, ठीक है। अगर हम लोग 7 मेंबर की बात करें, टोटल 7 मेंबर्स हैं इसमें। टोटल आपको 7 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 जो होंगे, पहले जो 5 हैं वो आपको साउथ एशिया के हैं, और 2 जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 5 जो साउथ एशिया के हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। 2 जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है ना। याद रखिएगा, बिम्स्टेक नॉट ओनली कनेक्ट्स साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन इकोलॉजी की बात करें तो ग्रेट हिमालय और द बे ऑफ बंगाल को भी कनेक्ट करता है। तभी तो नेपाल को कंसिडर कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये जो बिम्स्टेक हुआ है उसको समझते हैं। बिम्स्टेक की मीटिंग तो 17 जुलाई 2023 को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर विजिट किया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन में। कहाँ पे किया गया ये ध्यान रखिएगा, ये किया गया बैंकॉक थाईलैंड में। आखिर बिम्स्टेक मीटिंग का जो की आउटकम्स था वो क्या था, तो बेसिकली फोकस लाई करेगा, री करेंगे रेजिलियंस और कोऑर्डिनेशन को,
बिम्स्टेक मेंबर्स के बीच में, और साथ साथ में ही जो भी चैलेंज फेस किया जा रहा है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। न्यू एवेन्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लोर किया जाएगा, जैसे कौन कौन से कॉमन कंसर्न्स हैं किस चीज़ के, तो फूड के, हेल्थ के और एनर्जी सिक्योरिटी के। कोलैबोरेशन होगा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे, और साथ साथ में ही बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हो रहा है इसकी कंपोनेंट्स में उसको एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज करके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा, ग्रोथ को फॉस्टर किया जाएगा और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जाएगा। बिम्स्टेक के बारे में ऑलरेडी बता दिया। बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्राइज करता है 7 मेंबर स्टेट, 5 आपको साउथ एशिया, 2 आपको साउथ ईस्ट एशिया। जो सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको आया 6 जून 1997 को। बैंकॉक डिक्लेरेशन किया गया था इसके लिए। बिम्स्टेक की सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल डीपीआई समिट के बारे में। ग्लोबल डीपीआई जिसको कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, बेसिकली इसको आपको एग्जीक्यूट किया गया G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप जो था ना उसके ही एम्बेट में। ठीक है, G20 डिजिटल वर्किंग ग्रुप के एम्बेट में इसको लाया गया था। इस समिट की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज किया गया 12-13 जून 2023 को, पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुआ था। ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बिल्कुल, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, तो आपको ध्यान रखना है ये पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए G20 DWG क्या है? जो डिजिटल पब्लिक इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप जो है, डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप जो है ये ओरिजिनली इसको DETF कहते थे और इसको बनाया गया 2017 में। ठीक है, यह जर्मन G20 प्रेसिडेंसी के वक्त इसको एक्सेप्ट किया गया था, उठाया गया था, और साथ साथ में ही यह प्रमोट करेगा और इम्प्लीमेंट करने की फोकस करेगा सिक्योर, इंटरकनेक्टेड और इनकल्सिव डिजिटल इकोनॉमी को। ठीक है ना, तो डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। किस तरीके से ग्लोबल पॉलिसी को फोकस किया जाएगा, किस तरीके से शेप दिया जाएगा ग्लोबल पॉलिसी को, और डिजिटल स्पेस का बढ़ावा दिया जाएगा। डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपीआई बेसिकली कुछ नहीं है, एक ब्लॉक है या प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, पेमेंट की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, डाटा एक्सचेंज सॉल्यूशन की बात होगी। ठीक है ना, डीपीआई बेसिकली क्या करता है? फैसिलिटेट करेगा डिलीवरी ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज टू सिटीजन्स को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगे वो मिलेंगे। साथ साथ में ही प्रमोट करेगा डिजिटल इनकल्जन एंड इंप्रूविंग लाइफ को, मतलब डिजिटली इंक्लूड करेंगे लोगों को। ठीक है, इंडिया स्टैक इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। इंडिया के थ्रू पहला कंट्री बना है जो डेवलप करेगा 3 फाउंडेशनल डीपीआई। 3 फाउंडेशनल डीपीआई को बनाने वाला पहला कंट्री होगा। डिजिटल आइडेंटिटी आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट यूपीआई एंड अकाउंट एग्रीवेटर बिल्ड ऑन द डाटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट, जिसको डेपा कहते हैं। तो ये सारा इंडिया के एम्बेट में हो जाएगा। अब इस समिट की बात कर लें तो इसमें इंडिया ने एक MOU साइन किया है 4 कंट्रीज के साथ, आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरिनाम एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा के साथ। ठीक है ना, ये शेयर करेगा इंडिया अपना स्टैक, सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, पॉपुलेशन स्केल पे उसकी बात करेगा। ठीक है, इंडिया का UPI आपको पता होगा, आधार काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, चलिए एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ। बिम्स्टेक में ना एक कुछ जो एरियाज़ होते हैं जिसमें बिम्स्टेक आपस में काम करता है, उसमें क्या क्या आएगा मेंस में आप लिख सकते हो। जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे काम करता है, टेक्नोलॉजी पे, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे, टूरिज्म पे, फिशरीज, एग्रीकल्चर, कल्चरल प्रोटेक्शन, कोऑपरेशन, पोवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, ट्रांजिशनल क्राइम, क्लाइमेट चेंज, कल्चरल कोऑपरेशन, पब्लिक हेल्थ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें को ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सार्क और अगर हम लोग बात करें सार्क और बिम्स्टेक किस तरीके से डिफरेंट है, तो सार्क ना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ साउथ एशिया की तरफ देखता है। मतलब अगर मैं मान लूँ सार्क हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया की तरफ ही देखूंगा। अगर मैं बिम्स्टेक हूँ तो मैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों की तरफ देखूंगा। ठीक है, सार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में कोल्ड वॉर एरा के वक्त, लेकिन बिम्स्टेक को 1997 में लाया गया था पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के वक्त। ठीक है ना, मेंबर कंट्री जो है वो आपस में उतना अच्छा उनका बॉन्ड बनता नहीं है सार्क में, मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन का हमेशा उसमें डाउट रहता है। लेकिन बिम्स्टेक का हालत थोड़ा ठीक है, एक रीजनेबली फ्रेंडशिप रिलेशन को आपस में बनाए रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो सार्क जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स से सफ़र करता है, लेकिन जो बिम्स्टेक है वो थोड़ा सा इस चीज़ से बचा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6वें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। रिसेंटली 12-13 मई को 2023 में 6th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को लाया गया, हेल्ड किया गया। कहाँ पे किया गया ये आपको वेन्यू याद रखना है, बांग्लादेश में किया गया, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। मिनिस्टर थे हमारे फॉरेन अफेयर, फिर साथ में बांग्लादेश एंड S राजरत्न स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ था। ठीक है, यह 2 दिन चला था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसकी थीम थी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। थीम याद रखना होगा आपको, जरूरत पड़ सकता है।
इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं आईओसी की। यह एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि फोकस करता है जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस पे इंडियन ओशन रीजन में। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो आपस में लाता है वैसे लोगों को जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, बिजनेस लीडर्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, और फिर रिप्रेजेंटेटिव वैसे हो गए जो कि सिक्योरिटी, ट्रेड और कॉपरेशन की बात करेंगे आपस में इंडियन ओशन रीजन वाले ब्लॉक में। पहला एडिशन आयुषी का आपको कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था सिंगापुर में 2016 में। पांचवा एडिशन हुआ था आयुषी का, ये 2021 में अबू धाबी यूएई में। चलिए बात करते हैं एससीओ यंग्स ऑथर कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एक्सटर्नल अफेयर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने इनाग्रेट किया है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के यंग ऑथर कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, सीधी सी बात है, हेल्ड किया गया था, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हेल्ड किया लीला पैलेस न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली याद रखना है आपको। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। और साथ में ही जो थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस है वो आपको है सिविलाइजेशन डायलॉग अमंग्स द एससीओ मेंबर्स नेशन पर्सपेक्टिव फ्रॉम यंग स्कॉलर्स। जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड किया गया था संघाई में 15 जून 2001 को। जो एससीओ है करंटली 9 मेंबर्स को लेता है। अभी आपको पता होगा इसमें ईरान इंक्लूड हुआ है 9 नवंबर में 23वें समिट में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं लास्ट टॉपिक हम लोग की, एनर्जी मिनिस्टर सेशंस ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसके बारे में देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो इंटरनेशनल में रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस होगा उसको देख लेंगे। एनर्जी मिनिस्टर सेशन इन द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो बेसिकली इंडिया होस्ट किया है एनर्जी मिनिस्टर सेशंस फॉर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। एक स्पेशल 2 डे वर्चुअल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था G20 के प्रेसिडेंसी के एम्बिट में। ठीक है ना, ये जो समिट है वो इनोग्रेट करेगा प्राइम मिनिस्टर, इनोग्रेट किया गया है पीएम के द्वारा। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट, देखिए सीधी सी बात है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन सीधी सी हमको समझना है कि इसमें मकसद क्या था। मकसद यही है कि हमको नेशंस को कोलैबोरेट करना है, किस बेसिस पे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड टेक्निकल इशूज़ पे। मोस्टली तो यही इशूज़ होता है, यही एक बेस फ्रेम होता है। थीम भी याद रखना है, एग्जाम में थीम पूछता है तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, खासकर अगर यूपी या फिर लेवल के पीसीएस दे रहे हो तो भी एकदम नहीं कर सकते हो। एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी, ये पूछता है, ये है उसकी थीम ऑफ समिट। ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी 12-13-2023 को। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप एस पुरी जी हैं, वो एड्रेस किए थे इन एनर्जी मिनिस्टर सेशन को वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2023 में। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये हमारा आज का सेगमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग और आपको साइंस एंड टेक और उसके साथ इकोनॉमी वाला पोर्शन, मेजर पोर्शन बचा हुआ है। उसके बाद जो शॉर्ट अफेयर्स है, शॉर्ट करंट अफेयर्स है, उसको देख लेंगे। ठीक है ना, अगर आप एमसीक्यू सीरीज से जुड़ना चाहते हो, जो हम लोग का पेड बैच चल रहा है, ठीक है, उससे जुड़ोगे, 4 और 5 से स्टार्ट होने वाला है, उसको आप जुड़ सकते हो। बेसिक टारगेट इस बैच में यही होगा कि स्टार्ट में हम लोग सुबह सुबह आपको टारगेट दे देंगे, आप उसको दिन भर पढ़ लेना, सोर्स बता दिया जाएगा। उसके बाद शाम में एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसी टॉपिक पे, उसी कंसर्न टॉपिक पे, और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कंप्लीट नोट्स नहीं होगी, कुछ एक्सेप्शनल जो भी पॉइंट्स होंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन मैसेज अस ऑन टेलीग्राम ISP Simplified। थैंक यू।